बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज हफ्ता 24 अगस्त है। 2 दिन के बाद 26 अगस्त की शाम 5 बजे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इस अहम तरीन इजलास के हवाले से इमरान खान साहब ने भी पेशगोई की है और उन्होंने ये कहा है कि 2 प्लान्स हैं। उन प्लान्स के बारे में बात करेंगे, उन प्लान्स के कामयाब होने की कोई सूरत निकल सकती है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वक्त शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही है कि अब एक आखिरी मार्का जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान शुरू हो गया है और उसमें मकसद क्या है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो रह पाएंगे, वही चीफ़ जस्टिस रहेंगे, या जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। आपने कभी कोई मैजिक शो देखा होगा कि जिसमें जादूगर स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहा होता है और वो अपने सामने मौजूद जो शायकीन हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं शो के, उनको इम्प्रेस करने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स, मुख्तलिफ शोबदे दिखाता है और फिर वो अपना सबसे कारी वार जो है वो ये करता है कि अपने हैट से कबूतर निकाल के दिखाता है। तो लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी हुकूमत बहुत सारे शोबदे, बहुत सारे जादू करके दिखा चुकी, अब आखिरी कबूतर उड़ाया जाएगा अपनी हैट से। और उसके लिए कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त खबरें ये चल रही हैं, जो रिपोर्ट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, खान साहब ने पेशगोई जो की है वो भी बता देता हूँ, और मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से दावे कर रहे हैं। एक दावा मैं आपको सुनवा भी दूंगा और फिर इस तमाम मामले के ऊपर बशारत राजा साहब से पूछेंगे कि क्या मुमकिनात जो हैं वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़बर ये चली है कि जनाब सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। कौमी असम्बली के शुरू होने वाले सेशन में अहम कानून साजी का इम्कान है। अब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से गुज़श्ता रात अपनी टीम के ज़रिए एक ट्वीट करवाया है। वो ट्वीट जो है उसको तो मैं मुकम्मल आपके सामने रख चुका गुज़श्ता वीडियो में। उसका पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत की ना करूँगा। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन याद आ जाता है। ये सब चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। इस वक्त इनकी 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असर अंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। ये दोनों सूरतें नाकाबिले कबूल हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। ये खान साहब का दावा है और हैरान कुन तौर पर इसमें उन्होंने किसी ऐसी मुतवक्के कानून साजी की तरफ इशारा किया है कि जिसमें चीफ जस्टिस की अगर जुडिशल पैकेज के तहत एक्सटेंशन नहीं होती तो उस सूरत में जंप किया जाएगा, यानी कि जो उनके नीचे मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस मुनीब हैं वो शायद चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, बल्कि उनकी जगह कोई और बंदा जो है वो सीनियरिटी को जंप करके उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो एजाज सैयद साहब ने भी की, मैं आपको सुनवा देता हूँ और फिर राजा साहब से सुनेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जो प्यूनी जज है मंसूर अली शाह, मौजूदा जो गवर्नमेंट है या मौजूदा सेटअप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो नहीं चाहता कि मंसूर अली शाह जो है वो अगले चीफ जस्टिस बने और उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए एक कानून साजी है वो उससे तैयार कर लिया गया है और उसको पेश करने की तैयारियां हैं। क्योंकि जो स्पीकर कौमी असम्बली थे वो मौजूद नहीं थे, आज वो बैरून मुल्क गए हुए हैं इजलास में एक सरकारी विजिट के ऊपर, और डिप्टी स्पीकर भी किसी वजह से मौजूद नहीं है और अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद नहीं थे, इसलिए वो कानून साजी अभी नहीं हो सकी। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो कानून साजी की जाएगी और उसकी अटेम्प्ट ज़रूर की जाएगी और अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये चैलेंज होगी। जी राजा साहब, ये बात अब पैकेज से हटकर, एक्सटेंशन के पैकेज से जिसके लिए 2/3 दरकार होती है, उससे हटकर किसी ऐसी कानून साजी की तरफ चली गई है कि जिसमें मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है।
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मैं जब आप सुना रहे थे राज ये सब को, तो मैं हंस रहा था। और हंस इसलिए रहा था कि इन्होंने कहा था इसहाक डार वो बन रहा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। अटेम्प्ट तो चल रही थी, अटेम्प्ट तो चल रही थी, लेकिन चलो छोड़ा गया था जो भी हुआ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत वक्त को जस्टिस मंसूर शाह से, जस्टिस मुनीब अख्तर से, जस्टिस यहिया अफरीदी से, जस्टिस आयशा मलिक से, जस्टिस शाहिद वहीद से, आयशा मलिक और शाहिद वहीद बहुत बाद में आते हैं। जो इस वक्त 5 जो सीनियर तरीन जस्टिस हैं ना, उनमें से 3 जो सीनियर तरीन हैं उनको हुकूमत को उनसे कुछ अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखी हुई उन्होंने। वो जिस तरह उन्होंने कहा था जी कि देखें, वो ख्वाजा आसफ ने कहा था कि अक्टूबर में काजी साहब चलेंगे, तो फिर नवंबर आएगा, तो फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और पता नहीं पूरा कट्टा खुलेगा, 8 फरवरी की कोई पटिशन लगी थी साढ़े सामने, इन्होंने निबड़ लवांगे। वो असल में मामला ये है, कोशिश कर रही है हुकूमत के इस तरह की अमेंडमेंट लाई जाए आइन में कि जिस तरह चीफ ऑफ स्टाफ के लिए 5 सीनियर तरीन जो जर्नल होते हैं सीनियरिटी के लिहाज से, उनकी एक समरी जाती है, 5-6 के नाम जाते हैं, समरी जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और उनमें से किसी एक का नाम चुन लिया जाता है। वो 4 नंबर पर हो, 3 पर हो सीनियरिटी में, 5 नंबर पर हो, या भुट्टो ने चुना था 7वें नंबर पर जाकर ज़ियाउल हक को। इस वक्त हुकूमत की इंटरेस्टेड जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान में। अच्छा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सीनियरिटी में नंबर आता है 5वां। सही। पहले नंबर पर आ गए जस्टिस मंसूर शाह, दूसरे नंबर पर आ गए जस्टिस मुनीब अख्तर, तीसरे पर यहिया अफरीदी, चौथे पर आ गए जमाल मंदोखेल, और 5वें नंबर पर आ गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान। हुकूमत की कोशिश है कि अगर वो हमारी बदनीति पर मबनी वो अमेंडमेंट कामयाब हो जाए, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट जरूर करेंगे, राज सैयद साहब ने ठीक कहा, लेकिन वो कामयाब तो नहीं होगी। ये पक्की बात है, कामयाब किसी सूरत नहीं होगी। क्योंकि देखिए, पहले तो आईनी तरमीम का मामला तय कर लेना। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, 2/3 अक्सरियत अभी कौमी असम्बली में भी मौजूद नहीं है। सेनेट में इनके पास बंदे नहीं है। सेनेट का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट मुकम्मल नहीं है, तो वहाँ पर भी को 13 सेनेटर्स जो हैं वो शॉर्ट है। बिल्कुल 65 सेनेटर्स चाहिए आपको। यहाँ पर जो मामला है कौमी असम्बली का, उसमें जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला है, उसके मुताबिक जो सस्पेंड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जो मखसूस अवार्ड हुई थी, उनके बगैर भी नंबर पूरा नहीं है। इस वक्त हुकूमत पे 224 उन्होंने तो जब नहीं होगा तो राधा कैसे नाचेगी? यही है ना, ये नहीं होगा किसी सूरत में, लेकिन अटेम्प्ट ये जरूर करेंगे, जिस तरह इन्होंने पहले भी अपने मकासद के लिए, मज़मूम मकासद के लिए अटेम्प्ट की थी। और आपको पता है कि पिछली सरकार ने जब इंतखाबात से पहले जो पैटर्न सरकार थी, एक ही दिन में कुछ 60 को पता नहीं 70 के वो बिल पास किए थे इन्होंने असम्बली से। इस तरह के वो करेंगे, लेकिन उनके पास मामला पूरा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है शाह साहब के ये मामला हमेशा के लिए अल जिहाद ट्रस्ट जो 96 में आया था, उसमें ये तय हो गया असूल कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही बनेगा जो सीनियर प्यूनी जज होगा, और हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस वही बनेगा जो सीनियर होगा। और उससे पहले क्या होता था, नाज़रीन ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैकग्राउंड जो चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या है, वो ये है कि इससे 96 से पहले जो प्राइम मिनिस्टर होता था, और वो उस वक्त मशावरत करता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जो उस वक्त होता था। जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम मुद्दत होने का वक्त नज़दीक आता था, तो वो उससे मीनिंगफुल मशावरत नहीं, वो वैसे ही मशावरत करता था उनसे कि भाई किसको बुलाना है। बनाता तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से था। आपको पता होगा कि उस वक्त एक बड़ा मशहूर जुमला था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कि जहांगीर बदर जो है वो बैरिस्टर हैं, कानून की डिग्री उन्होंने की ली हुई है, उन्हें चीफ जस्टिस बना दें। ये 96 की पहले बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये तनाज़ा खड़ा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच, जो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से तनाज़ा ये हुआ था कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले 4-5 सीनियर जजेस में से किसी को भी, जैसा जस्टिस सियाद अली शाह को बहुत नीचे से ऊपर लाया गया था, जो इसका फड्डा हुआ था नून लीग वालों के साथ,
और नून लीग वाले भी यही करते थे कि वो अपने बंदा ले आते थे। उस वक्त 96 में अल जिहाद ट्रस्ट एक पटिशन दायर हुई जिससे ये कहा जाता है कि ये जज्जों की तकर्री के हवाले से फैसला है, इसको ये कहा जाता है। और फुल बेंच ने 96 में सॉरी 96 में ये फैसला दे दिया था, फुल बेंच ने ये फैसला दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही होगा जो सीनियर प्यूरी जज होगा, सेकंड मतलब चीफ जस्टिस के बाद सिनेटी में दूसरे नंबर पर जो आता है वही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और फिर ये उसमें अल जिहाद ट्रस्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर जस्टिस की असामी खाली होती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसको फिल करना ज़रूरी है, 30 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ तो एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी पूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले तो 5-6 साल 4-5 साल तो वो आ रही थी, खाली आ रही थी नशिस्तें। बड़ा सा 13 जजेस ने काम किया, 14 ने काम किया, फिर 15 ने, अभी तो पूरी 17 हो गई हैं उसकी। फिर उसके बाद ये भी कहा गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आएंगे वो किस तरीके से हाई कोर्ट से उन्हें एलिवेट किया जाएगा। उसमें यह कहा गया था कि अल जिहाद ट्रस्ट में ये नहीं लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ही होगा उसको लाया जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हाई कोर्ट का अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, 2 असामियाँ, 3 असामियाँ, 4 असामियाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में आकर 2007-8 जब उन्होंने इनकार किया था, जब शरीफ ने उन्हें कहा था रिज़ाइन देने के हवाले से, यहाँ पिंडी सदारती सदर कैंप जो है वहाँ बुलाया गया था उन्हें, तो उसने आर्मी हाउस में, तो इफ्तिखार चौधरी ने जब रिज़ाइन किया था तो उसके बाद आपको पता है कि वो बाल मतल हो गए, फिर वो उसने रिज़ाइन ने किया, फिर मतल कर दिया गया, फिर आके जरदारी ने उसे बहाल किया। तो उस वक्त ये वो पीसीओ के तहत हल्फ और दूसरा तीसरा ये सारा मामला था, वो अली डोगर साहब भी बीच में आ गए थे। तो उस वक्त ये इफ्तिखार चौधरी ने आकर ये फुल कोर्ट और प्रिंसिपल ये सेट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वो होगा जो चारों आपकी, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी, बाकी चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में से जो सीनियर तरीन, वो सीनेट इस तरह बनेगी कि जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस है वो नंबर 1, दूसरे नंबर पर दूसरा, तीसरे नंबर पर तीसरा, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। फिर यही सीनेटी जो है वो लेकर आ रही थी। और अभी को आपको पता है कि ये अभी रिसेंटली ये मई में अप्रैल मई में जब ये जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री का मामला हुआ, उनकी अपॉइंटमेंट का मामला एज ए चीफ जस्टिस उन्हें बनाया गया जब, तो उस वक्त उससे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मंसूर शाह के 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और जजेस की प्रमोशन के हवाले से उन्हें आगे लेकर उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में किस तरह होगी, किस तरह उन्हें लाया जाएगा, इसके हवाले से भी उन्होंने बड़ा काम किया था। लेकिन फिर ये हुआ कि जब वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस यही काजी फाइज साहब थे, और यही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब जस्टिस आशिया मलिक को लाहौर से सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था तो ये उस वक्त बैरून मुल्क थे, इन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खत लिख दिया जी, इतना लंबा चौड़ा खत लिख दिया कि जी पहले सीनियरिटी का असूल जो है वो तय किया जाए, वो कानून मुबीम है वो बनाए जाए, यकीनी बनाए जाए, उनको बिल्कुल गैर मुबीम किया जाए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बंदा लाया जाएगा सीनियरिटी में। हालांकि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ये तय हो चुका था। ये उस वक्त चीफ जस्टिस की स्वाबदीदी इख्तियार इसमें लाहौर हाई कोर्ट का तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में क्या ये लाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा खत लिखा। फिर जब ये लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के तकर्री का वक्त हुआ उनके चीफ जस्टिस बनाने का, तो उस वक्त ये उन्होंने कहा नहीं जी वो पिछले रूल जो जस्टिस मंसूर शाह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की 2 रुकनी कमेटी ने बड़ी मेहनत करके तकरीबन 2 साल लगा के वो तैयार किए थे, उसको एकदम ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई वही पुराना तरीका ठीक है। फिर उसी पुराने तरीके के तहत जनाब वो जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया और बाकी दीगर जजेस को जो है वो लाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो बात ये हो रही थी कि जी अब इनका रास्ता जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाज़रीन बीच में मैंने वो आपको थोड़ा सा उसको बताया, बैकग्राउंड बताया कि उनकी इसका तरीकाकार क्या होता है ताकि आपको समझ आ जाए। जस्टिस मंसूर शाह को इसलिए रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है हुकूमत वक्त मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला हुआ उस पर।
अच्छा फिर हमने तो इनसे सुना है बहुत कुछ जो कुछ प्राइवेटली महफिलों में वो ये तो- बात हुई है कि सांप का सर जो है वो कुचलना होगा। लेकिन एक बात इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग एक बात और वो बात है और ये है कि आपको पता है कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला समाअत हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से और जस्टिस अतरमुल्ला की तरफ से और दीगर जजेस, ये बाकी जो 8-9 जजेस हैं, इनकी तरफ से एक आवाज़ आ रही थी। वो ये आवाज़ आ रही थी कि जो आइन होता है, आइन अवाम की मंशा को आइन कहते हैं। ये आवाज़ आ रही थी ना, अवाम की मंशा को आइन कहते हैं। फिर जब इन मखसूस नशिस्तों को स्टे दिया गया था सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह ने एक स्टे देते वक्त कहा था, पूछा था वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सिकंदर बशीर मोहम्मद से, मैं अदालत में खड़ा हुआ था जनाब क्या बताया जी कि जिन लोगों को जिन्होंने 6 नशिस्तें जीती हैं उनको 70 दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, या 200 जिन्होंने आजाद ने जीती हैं उनका हक बनता है। फिर उन्होंने कहा जी 6 को दे देंगे। इसके ऊपर क्या लगा था, क्या लगा। फिर ये भी कहा था कि एक आजाद कैंडिडेट 4 लाख वोट लेकर आया अगर असेंबली में, ये भी बात की थी उन्होंने, तो उसका क्या कसूर है भाई, उसको सीटें क्यों ना दी जाए जो मखसूस नशिस्तें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत वक्त को और जो जुमा है हुकूमती जुमा। वैसे मैं आपको बताऊँ कि कल परसों अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से नए हवाले से मेरी बात हुई थी तो हसनात मरूफ साहब भी मौजूद थे। जब मैंने पूछा तो वो कह रहे थे राय साहब नंबर गेम ही नहीं पूरी थी, तुम क्या करते हैं जनाब। लेकिन ये अटेम्प्ट जरूर करेंगे, कोशिश नंबर गेम इनके पास नहीं, नंबर गेम नहीं है। लेकिन ये तो नंबर गेम और कानून और आइन की बात तो हम करते हैं ना, किताब पढ़ के, किताब देख के। हमने अंदाजे बहुत से लगाए थे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बार बार अपने तकरीरों में ये बात कही थी कि मैंने पंजाब असम्बली तहलील करने से पहले मशावरत की थी अपनी बुकला की बहुत लंबी चौड़ी टीम से, और उन तमाम लोगों ने कहा था ये मुमकिन ही नहीं है कि आइन को एब्रोगेट किए बगैर, आइन को पामाल किए बगैर, आइन को मुअत्तल किए बगैर 90 दिन से बाहर इलेक्शन ले जाया जा सके। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने असम्बली तहलील कर दी। लेकिन फिर आपने देखा कि शुबदा बाजों के आस्तीनों से जो है मुख्तलिफ चीज़ें बरामद होना शुरू हुई, और फिर वो कबूतर एक उड़ा, आखिरी कबूतर उस वक्त की हैट से। ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जमूद तारीख है ना, अब देखिए इसमें हलचल होना शुरू हुई है। मेरे हलचल ये होना शुरू हुई है कि कल जो एक दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो एक्ट लाया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से जो असम्बली से पास हुआ, और पाकिस्तान बार कौंसिल के उन 6 नंबर वकला जिनमें आबुद ज़ुबैरी और दूसरे 5-6 और लोग हैं जिन्होंने दायर किए, वो अर्ली हेयरिंग की भी दरख्वास्त दायर करेंगे। अब ये मामला जाएगा जजेस कमेटी, और जजेस कमेटी में बैठे हुए हैं जनाब जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, और जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो चाहेंगे वो ही होगा, ना कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। ये बात तयशुदा है, ये बात तयशुदा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को 26 अक्टूबर, अब वो दिन बरोज़ बुध आता है या जमरात आती है, को कौन सा दिन आता है, उनको घर जाना पड़ेगा। ये बात उनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि एक आईनी तरमीम दरकार है किसी भी जुडिशल पैकेज के लिए, लेकिन आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कानून लाकर उसका माजी से इतलाक करके हुकूमत कोई कोशिश ये कर सकती है कि ये जो फैसला था 8 जजेस का, इसके ऊपर भरपूर तरीके से असरअंदाज हुआ जाए और अपनी 2/3 मेजॉरिटी किसी तरीके से इंश्योर की जाए, ताकि फैसला आने तो 2/3 मेजॉरिटी ना देते असरअंदाज होने। हाँ, वो तफसीली फैसला जाहिर है कि तफसीली फैसला आएगा, वो 15 सितंबर के बाद आएगा। 15 सितंबर के बाद अगर वो फैसला आ जाता है उसकी बुनियाद के ऊपर रिव्यू फिक्स होगा, रिव्यू कब तक चलेगा, और इस कानून साजी को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है। और उसमें भी फिर जजेस कमेटी में बैठे हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो वो बेंच की फॉर्मेशन और ये तमाम मामला। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो गया। देखते हैं कि जनाब ये जो बातें चल रही हैं, चमगोइयाँ चल रही हैं कि 5 बजे 26 अगस्त को जो इजलास शुरू होगा उसमें कुछ बहुत ही अहम होने वाला है। हम भी यहाँ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उसको कवर करेंगे, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।